बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। एक शख्स है और उसके हाथ में एक बैग है और वो दोस्त के साथ बातें कर रहा है। अ कार इज स्टेशनरी, एक कार है और वो रेस्ट में है। विद इट्स इंजन रनिंग, जबकि उसका इंजन जो है वो चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर। आपने वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि ये दो सिचुएशन किस तरह एक जैसी हैं। एक शख्स जिसके हाथ में सामान का बैग है और वो शख्स दोस्त के साथ बातें कर रहा है, और एक कार है और कार का इंजन ऑपरेट कर रहा है, चल रहा है, जबकि वो कार जो है वो रेस्ट में है। आपने वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि ये दो सिचुएशन कैसे सिमिलर हैं। तो दोनों केसेस में फोर्स एक्ट कर रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि जो पर्सन बातें कर रहा है उसने बैग पकड़ा हुआ है, उसने फोर्स लगाई हुई है, और जो कार है उसका इंजन चल रहा है और फोर्स एक्ट हो रही है, बट दोनों केसेस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, इन बोथ ऑफ दीज टू केसेस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो दोनों केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो जीरो है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे D जीरो के इक्वल, therefore W is equal to F into 0 into cos theta, that is equal to 0. Thus, in both these situations, the work done is 0. Therefore, from the standpoint of work, these two situations are similar. तो लिहाजा ये दोनों situations क्या हैं, वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जैसी हैं। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल्स। आपने किलो जॉल में वर्क मालूम करना है। इन लिफ्टिंग, लिफ्ट करने में, इन लिफ्टिंग अ मैस ऑफ 10 kg, एक मैस है 10 kg का, उसको लिफ्ट करने के लिए एट अ स्टेडी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। आपने एक 10 kg के मैस को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लिफ्ट करना है और कितनी हाइट तक लेके जाना है, 10 मीटर की हाइट तक। मैस गिवन है, हाइट गिवन है, और हम जानते हैं वैल्यू ऑफ जी। तो डेटे में हमने लिखा मैस m इज इक्वल टू 10 kg, वर्टिकल हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 10 मीटर, वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने वर्क डन मालूम करना है। हियर वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब मूव कराएंगे तो जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो इसके वेट की इक्वल होगी। तो यहाँ से W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, दैट इज इक्वल टू mgh। यहाँ mg फोर्स है जो कि आप अप्लाई करेंगे, जितना उस चीज का वेट है उसके इक्वल, और h हाइट है, जितनी हाइट तक आप इसको लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करने से m 10, g 9.8 और h भी 10 के इक्वल, इसको सॉल्व किया 980 जॉल। तो ये वर्क आपके पास है जॉल में, हमने वर्क मालूम करना है किलो जॉल्स में। तो आप क्या करेंगे, इस आंसर को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो किलो जॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से W इज इक्वल टू 0.98 किलो जॉल। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। आपने वर्क मालूम करना था किलो जॉल में। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स F एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस L। एक फोर्स F L डिस्टेंस तक एक्ट करती है। The force is then increased to 3F, फिर फोर्स F से 3F हो जाती है, and then acts through a further distance of 2L, और ये 3F फोर्स मजीद 2L के डिस्टेंस तक एक्ट करती है। Draw the work diagram to scale। आपने वर्क डायग्राम स्केल के मुताबिक ड्रॉ करनी है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक फोर्स F L डिस्टेंस तक एक्ट करती है, फिर फोर्स F से 3F हो जाती है, और वो 3F फोर्स फर्दर 2L के डिस्टेंस तक एक्ट करती है। आपने स्केल के मुताबिक वर्क डायग्राम
प्लॉट करनी है और वर्क भी मालूम करना है। इसके लिए देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया स्केल के मुताबिक, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स, और यहाँ जीरो डिस्टेंस, यहाँ पे L, यहाँ पे 2L और यहाँ पे 3L, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ फोर्स 1F, 2F और 3F। तो फर्स्ट केस में क्या है, F फोर्स L डिस्टेंस तक एक्ट करती है, तो ये आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये F फोर्स है और ये कहाँ तक एक्ट कर रही है, L डिस्टेंस। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के जो फोर्स है वो 3F हो जाती है। F से ये फोर्स किसकी इक्वल हो गई, 3F, यहाँ पे फोर्स 3F है और ये 3F फर्दर 2L का डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक L से 2L तक ये टोटल डिस्टेंस 1L, फिर 2L से लेकर 3L तक ये फर्दर आपके पास 1L डिस्टेंस। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2L। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस 2L, जबकि जो फोर्स है यहां से लेकर यहां तक वो किसकी इक्वल है, 3F की इक्वल है। तो ये आपके पास वर्क डायग्राम है स्केल के मुताबिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ अगर हमें वर्क चाहिए तो हम इसका एरिया मालूम करेंगे। इसका एरिया आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ L, विड्थ F, तो यहाँ पे वर्क आ जाएगा FL। और इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास 2L और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास 3F। 2L को 3F से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6FL। तो टोटल डिस्टेंस होगा, वर्क डन होगा आपके पास FL plus 6FL, 7FL के इक्वल। When a force acts through a distance L, if the force is increased to 3F to cover a further distance of 2L, the work done will be, total work done is equal to FL plus 6FL is equal to 7FL. The work diagram is shown in the above drawn figure by scale. The shaded area gives the amount of वर्क डन। तो जो शेडेड एरिया है इस फिग का वो आपको क्या दे रहा है, वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच केस इज मोर वर्क डन, किस केस में ज्यादा वर्क होता है। फर्स्ट केस है व्हेन 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर, क्या आपके पास 50 किलोग्राम का बैग है बुक्स का और आपने उसको लिफ्ट किया अप टू हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। और दूसरे केस में और व्हेन 50 kg crate is pushed through 2 meter across the floor with a force of 50 Newton। दूसरे केस में क्या है, आपके पास 50 किलोग्राम का एक क्रेट है और उसको आप पुश करते हैं 50 न्यूटन की फोर्स से कितने डिस्टेंस तक, 2 मीटर के डिस्टेंस तक। आपने मालूम ये करना है कि किस केस में ज्यादा वर्क होता है। फर्स्ट केस की बात करते हैं जिसमें एक बैग था बुक्स का जिसको आप 50 सेंटीमीटर की हाइट पे लेके गए हैं। देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। mass of bag is equal to m is equal to 50 kg, height 50 centimeter that is equal to 0.5 meter, work W मालूम करना है। work done in the form of potential energy is given as W is equal to potential energy is equal to mgh, क्योंकि हम यहाँ पे भी इस बैग के ऊपर उतनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जितना उसका वेट है और वो वेट mg के इक्वल है। और कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं, h हाइट पे। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 245 जॉल वर्क फर्स्ट केस में आ चुका। सेकंड केस में एक आपके पास क्रेट था जिसका मास 50 kg था और 2 मीटर के डिस्टेंस तक आपने इसको पुश किया, कितनी फोर्स से किया, 50 न्यूटन से। तो इसका वर्क मालूम करना है by using formula W is equal to FD cos theta। यहाँ F 50 के इक्वल D2 है, cos theta 0 है और यहाँ पे आपके पास वर्क 100 जॉल। तो फर्स्ट केस में 245 जॉल वर्क और सेकेंड केस में 100 जॉल। तो लिहाजा आपने यहाँ रिजल्ट की हेडिंग देनी है, मोर वर्क इज डन इन लिफ्टिंग अ 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 50 centimeter height। Question number 5, an object have 1 joule of potential energy, explain what does it mean।
एक ऑब्जेक्ट के पास 1 जॉल की पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपने एक्सप्लेन करना है कि इसका क्या मतलब है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के पास 1 जॉल की पोटेंशियल एनर्जी होती है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर 1 जॉल वर्क करने की सलाहियत मौजूद है। और ये 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आती कब है? जब आप उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की हाइट पे ले जाते हैं, जब आप 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है और फिर उसके अंदर 1 जॉल वर्क करने की सलाहियत आ जाती है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैविंग 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मींस दैट द वर्क डन स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास 1 जॉल की पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो वर्क है वो स्टोर हो चुका है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एज द कैपेसिटी, और उसके अंदर ये सलाहियत है टू डू वर्क ऑफ 1 जॉल, तो वो 1 जॉल का वर्क कर सके। जैसे कि हम एग्जांपल में बात करें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया अप बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर, और 1 मीटर की हाइट पे आप उसको ले गए, तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जॉल। इसके अंदर जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो चुका और वो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है? 1 जॉल के इक्वल। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अलाउ करते हैं कि वो फॉल करे तो इसके अंदर 1 जॉल वर्क करने की सलाहियत मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 है, A ball of mass m is held at a height h1। एक बॉल है जिसका मास m है और वो h1 हाइट पे है above a टेबल। एक टेबल मौजूद है और इस टेबल से वो बॉल जो है h1 हाइट पे मौजूद है। The table top is at a height h2 above the floor। जबकि टेबल की जो टॉप है वो h2 हाइट पे मौजूद है। One student says that the ball has potential energy mgh1, but another says that it has mgh1 plus h2। Who is correct? एक स्टूडेंट कहता है कि इस बॉल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh1 है, जबकि दूसरा कहता है नहीं, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh1 plus h2 है। आपने ये बताना है कि कौन सा स्टूडेंट सही है। तो डे स्टूडेंट, हमने पोटेंशियल एनर्जी के केस में बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है और वो रेफरेंस पॉइंट आर्बिट्रेरी होता है। आप कोई सा भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। अगर आप टेबल की टॉप को एज अ रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो टेबल की टॉप से बॉल तक की जो हाइट है वो h1 है, तो उस बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1। अगर आप रेफरेंस मानते हैं फ्लोर को, फर्श को, तो फर्श और बॉल के दरमियान में जो टोटल हाइट होगी वो h1 प्लस h2 के इक्वल, क्योंकि टेबल की टॉप अर्थ से h2 हाइट पे है, जबकि टेबल की टॉप से बॉल तक जो हाइट है वो h1 है। तो फ्लोर से लेकर बॉल तक टोटल हाइट हो जाएगी h1 प्लस h2 और उसका जो वेट है वो mg के इक्वल। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी? mgh1 प्लस h2। मींस के अगर टेबल की टॉप को रेफरेंस मानेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh1, और अगर हम एज अ फ्लोर को हम रेफरेंस मानेंगे तो mgh1 प्लस h2। तो दोनों जो स्टूडेंट हैं वो करेक्ट हैं। एक ने टेबल की टॉप को रेफरेंस माना हुआ है और एक ने फ्लोर को रेफरेंस माना हुआ है। तो आंसर की तरफ आते हैं। इफ द टेबल टॉप इज कंसीडर्ड as reference point, the potential energy of a ball of mass m at a height h1। तो यहाँ पर जो हाइट होगी इस बॉल की वो h1 के इक्वल फ्रॉम above the table top is mgh1, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1। if the floor is taken as a reference point, अगर हम फ्लोर को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, the potential energy of the same ball with respect to floor is mgh1 plus h2, because now the ball is at a height of h1 plus h2 from the floor। क्योंकि अब जो बॉल है वो फ्लोर से किस हाइट पे है? h1 plus h2 हाइट पे है। Thus both the students are correct
because one student has chosen the tabletop as a point of reference and the other is telling with respect to the floor as a reference point. तो दोनों स्टूडेंट जो हैं वो सही हैं अपनी अपनी जगह पे. एक ने रेफरेंस पॉइंट टेबल की टॉप को और एक ने रेफरेंस पॉइंट फ्लोर को लिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. When a rocket re-enters the atmosphere, जब एक रॉकेट एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, the nose cone becomes very hot. उसकी जो nose cone है बहुत गर्म हो जाती है. Where does this heat energy comes from? ये हीट एनर्जी कहाँ से आती है? तो डियर स्टूडेंट, जब रॉकेट या कोई भी चीज जमीन के एटमॉस्फेयर में आती है तो जमीन के एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर्स हैं, गैसेस हैं. तो वो चीज इन पार्टिकल के साथ कोलाइड करती है. कोलाइड करने से उस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्सेस के वर्क करना पड़ता है और वो वर्क हीट की फॉर्म में अपेयर होता है और उससे वो चीज हीट अप हो जाती है. आंसर की तरफ आते हैं. देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. बहुत ज्यादा मिकदार में डस्ट पार्टिकल होते हैं एंड वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट इन द एयर या प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. व्हेन अ रॉकेट री-एंटर्स, जब रॉकेट री-एंटर होता है द एटमॉस्फेयर के अंदर, इट हैज टू फेस द रेजिस्टेंस ड्यू टू पार्टिकल्स. ये फेस करता है जो रुकावट है पार्टिकल की वजह से. सम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो रॉकेट की हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है. देयरफॉर द कोन नोज ऑफ द रॉकेट बिकम्स वेरी हॉट, जिसकी वजह से रॉकेट की जो नोज कोन है वो बहुत गर्म हो जाती है ड्यू टू द हीट एनर्जी. किस वजह से? हीट एनर्जी से. कौन सी हीट एनर्जी? प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर. तो वहां पे जो फ्लूइड फ्रिक्शन है एटमॉस्फेयर के, इस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और उसकी नोज कोन गर्म हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज इन द फॉलोइंग? कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है फॉलोइंग केसेस में? कंप्रेस्ड स्प्रिंग, बी वाटर इन अ हाई डैम, सी अ मूविंग कार. तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है तो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. और जब हम बात करते हैं वाटर इन अ हाई डैम, जब डैम के अंदर वाटर को ट्रैप किया जाता है तो उस पानी के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है. और जब मूविंग कार की बात करें, मूविंग बाइसाइकिल की बात करें, मूविंग किसी भी चीज की हम बात करेंगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी. फर्स्ट पार्ट का आंसर है कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सेकंड पार्ट है वाटर इन अ हाई डैम हैज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और थर्ड पार्ट है अ मूविंग कार हैज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन. क्वेश्चन नंबर 9. अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप. एक लड़की जो है वो एक कप को ड्रॉप करती है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक खास हाइट से, विच ब्रेक्स इनटू पीसेस. और वो जो कप है वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है. व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व? कि इसमें कौन कौन सी एनर्जी की चेंजेस आती हैं ये आपने बताना है. जब कप लड़की के हाथ में होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है और जब उसके हाथ से छूटता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती है. और फ्लोर को टच करने से, हिट करने से पहले तमाम के तमाम काइनेटिक एनर्जी होती है. और जब वो फर्श को हिट करता है तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी ब्रोकन पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है और वो जो पीसेस हैं वो मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है. वहाँ साउंड प्रोड्यूस होती है, वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है. ये एनर्जी चेंजेस आती हैं. आंसर में देखते हैं. When a cup is dropped from a certain height, जब एक कप खास हाइट से गिरता है, its potential energy is converted into kinetic energy. इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है. When the cup collides, जब कप कोलाइड करता है with the floor ground, it breaks into pieces. और जब वो कप गिरता है और फर्श से टकराता है, पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है.
एंड मेक्स अ नॉइज, और आवाज पैदा करता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कप बिकम जीरो, हिट करने पर उस कप की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है ऑन द फ्लोर, फर्श पे। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक अप द कप इनटू पीसेस। काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा कप को तोड़ने में इस्तेमाल होता है एंड ट्रांसफर्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पीसेस, और वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है पीसेस की। द रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, बाकी जो काइनेटिक एनर्जी है कप की वो साउंड एनर्जी में, विच प्रोड्यूसेस द नॉइज एंड हीट एनर्जी, और उससे शोर और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास वो एनर्जी चेंजेस हैं जब एक कप गिरता है, उसके अंदर ये एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। लास्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है, a boy uses a catapult to throw a stone। एक लड़का गुलेल को इस्तेमाल करता है एक पत्थर को फेंकने के लिए, which accidentally, जो बाय चांस, smashes, टकराता है a green house window, एक ग्रीन हाउस की विंडो से। list the possible energy changes, इसमें जो पॉसिबल एनर्जी चेंजेस आती हैं उसकी आप लिस्ट बनाएं। इसमें भी ऐसे ही है, जब स्टोन को कैटापुल्ट की मदद से खींचा जाता है तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जब उसको छोड़ा जाता है तो स्टोन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और वो स्टोन ग्रीन हाउस की विंडो से टकराता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में ब्रोकन पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। आंसर की तरफ देखते हैं, आंसर में क्या है, व्हेन अ बॉय थ्रोज अ स्टोन बाय अ कैटापुल्ट, कि जब एक लड़का गुलेल की मदद से पत्थर को फेंकता है, द स्टोन पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, जब पत्थर को फेंका जाता है पत्थर मूव करता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड इन ब्रेकिंग अ ग्रीन हाउस विंडो, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा ग्रीन हाउस की विंडो को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड आल्सो ट्रांसफर्ड एज काइनेटिक एनर्जी टू द ब्रोकन पीसेस ऑफ विंडो, और वो मुंतकिल हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है किसकी, विंडो के जो पीसेस टूटते हैं उनकी। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, और बाकी जो स्टोन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो साउंड एनर्जी में चेंज होती है, विच काजेस द नॉइज, जो कि आवाज को पैदा करता है, एंड आल्सो हीट एनर्जी, और इससे हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इन शॉर्ट क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।